अध्याय नंबर 9। रिजर्व बैंक की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की जीत, एक सपने का हकीकत में बदलना। हमारी कहानी अब अपने सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर आ पहुंची है। हमने रुपए की समस्या को समझा, ब्रिटिश सरकार की शोषक नीतियों को देखा और डॉक्टर अंबेडकर के क्रांतिकारी समाधानों पर भी चर्चा की। हमने ये भी जाना कि एक स्थिर मुद्रा किसी राष्ट्र के लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन विचार कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे तब तक अधूरे रहते हैं जब तक उन्हें जमीन पर उतारा ना जाए। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर के विचार केवल एक किताब के पन्नों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संस्थान भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की नींव रखी। ये कहानी एक व्यक्ति के बौद्धिक परिश्रम की जीत की कहानी है, एक ऐसे सपने की कहानी है जो हकीकत में बदला। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा, डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया था कि मुद्रा जारी करने और उसे नियंत्रित करने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारें अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए या अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा नोट छाप देती है। उन्होंने एक स्वतंत्र और स्वायत्त केंद्रीय बैंक की स्थापना का पुरजोर समर्थन किया था, जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के केवल देश के आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर काम करे। ये विचार उस समय के लिए बहुत ही प्रगतिशील था। ब्रिटिश सरकार इस तरह की संस्था बनाने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि इससे उनके हाथ से भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की शक्ति छीन जाती। वे एक ऐसा बैंक चाहते थे जो उनके इशारों पर काम करे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों में इतना वजन और उनकी रिसर्च में इतनी गहराई थी कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ने भारत और ब्रिटेन के अकादमिक और राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मचा दी। इसने लोगों को भारतीय मुद्रा प्रणाली की समस्याओं के बारे में एक नए और स्पष्ट दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया। इसी बीच भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की मांग भी जोर थाम रही थी। 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, का गठन किया गया। इस कमीशन का काम भारत की मुद्रा और वित्त प्रणाली की जांच करना और भविष्य के लिए सुधारों की सिफारिश करना था। जब यह कमीशन भारत आया तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उनके सामने अपने विचार और अपनी रिसर्च प्रस्तुत की। उन्होंने कमीशन के सदस्यों को अपनी किताब की एक प्रति भी दी। उन्होंने अपने तर्कों से यह साबित किया कि भारत की आर्थिक स्थिरता के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक कितना जरूरी है। उन्होंने उस बैंक की संरचना, उसके कार्यों और उसकी शक्तियों का एक विस्तृत प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि हिल्टन यंग कमीशन डॉक्टर अंबेडकर के विश्लेषण और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधानों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उनकी किताब ने कमीशन के लिए एक मार्गदर्शक की तरह काम किया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की, उनमें से कई सीधे सीधे डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से प्रेरित थी। हिल्टन यंग कमीशन की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जानी चाहिए, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाए। कमीशन ने यह भी सिफारिश की कि इस बैंक को मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार दिया जाना चाहिए और इसे सरकारी नियंत्रण से काफी हद तक मुक्त रखा जाना चाहिए, ताकि ये स्वतंत्र रूप से काम कर सके। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की एक बहुत विशाल जीत थी। उन्होंने जिस बात की वकालत सालों पहले अपनी थीसिस में की थी, अब देश की सबसे अहम वित्तीय सुधार समिति उसी बात की सिफारिश कर रही थी। हालांकि इस सिफारिश को कानून का रूप लेने में कुछ और साल लग गए। राजनीतिक कारणों और बहस मुबाहिसों के चलते ये प्रक्रिया धीमी रही, लेकिन अंततः 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने औपचारिक रूप से अपना काम शुरू किया। ये सिर्फ एक संस्थान की स्थापना नहीं थी, ये एक नई सोच की स्थापना थी। ये इस बात की स्वीकृति थी कि देश की आर्थिक नीति का संचालन राजनीतिक जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ने भारत को
एक ऐसी संस्था दी जो देश के वित्तीय स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, महंगाई को नियंत्रित कर सके और रुपए की स्थिरता को बनाए रख सके। डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा था वो अब साकार हो रहा था। हालांकि रिजर्व बैंक की शुरुआती संरचना पूरी तरह से वैसी नहीं थी जैसी अंबेडकर चाहते थे, लेकिन इसकी मूल अवधारणा और उद्देश्य वही थे जिनकी उन्होंने वकालत की थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक दुनिया के सबसे सम्मानित केंद्रीय बैंकों में से एक है और इसका श्रेय उन मूलभूत सिद्धांतों को जाता है जिनकी नींव डॉक्टर अंबेडकर जैसे दूरदर्शी विचारकों ने रखी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान और तर्क की शक्ति कितनी विशाल होती है। एक व्यक्ति अपनी कलम और अपनी बुद्धि के बल पर पूरे देश की आर्थिक दिशा को बदल सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह साबित कर दिया कि वे केवल एक समाज सुधारक या संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि एक विश्वस्तरीय अर्थशास्त्री भी थे जिनकी अंतर्दृष्टि समय से बहुत आगे थी। उनकी ये विरासत आज भी रिजर्व बैंक के रूप में हमारे बीच जीवित है, जो हर दिन करोड़ों भारतीयों के आर्थिक हितों की रक्षा करती है। लेकिन इस पूरे ऐतिहासिक सफर से रुपए की इस लंबी और उतार चढ़ाव भरी कहानी से हम आज के समय में अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? क्या इतिहास की ये कहानी हमें अपनी दौलत को बचाने और उसमें इजाफा करने का कोई गुण सिखाती है? इस सवाल का जवाब हम अपनी इस ऑडियो बुक के अंतिम अध्याय में खोजेंगे। अध्याय नंबर 10। दोस्तों, हमने रुपए की कहानी में एक लंबा और ज्ञानवर्धक सफर तय किया है। हमने वस्तु विनिमय के दौर से लेकर चांदी के सिक्कों तक और फिर ब्रिटिश सरकार के आर्थिक मायाजाल से गुजरते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तक की यात्रा की है। हमने डॉक्टर अंबेडकर की असाधारण प्रतिभा को देखा, जिन्होंने न केवल एक जटिल समस्या का विश्लेषण किया बल्कि उसका एक स्थायी समाधान भी प्रस्तुत किया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी का, इस पूरे इतिहास का हमारे आज के जीवन से क्या लेना देना है? हम यानी आप और मैं, एक आम नागरिक, इस ऐतिहासिक गाथा से अपने व्यक्तिगत वित्त यानी पर्सनल फाइनेंस के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? ये अंतिम अध्याय उन्हीं सबकों को समर्पित है जो हमें अपनी मेहनत की कमाई को बचाने और उसे अधिक करने में मदद कर सकते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक जो ये कहानी हमें सिखाती है वो है महंगाई के खतरे को समझना। हमने देखा कि कैसे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के दौर में सरकार द्वारा अंधाधुंध नोट छापने से महंगाई अधिक हुई और उसने आम लोगों की बचत और उनकी खरीदने की शक्ति को खत्म कर दिया। महंगाई एक अदृश्य चोर की तरह है जो धीरे धीरे आपके पैसे की कीमत को कम करती रहती है। आज भी भले ही हमारे पास एक मजबूत रिजर्व बैंक है, लेकिन महंगाई एक आर्थिक सच्चाई है। इसलिए हमें अपनी बचत को केवल बैंक के सेविंग अकाउंट में या घर पर नकद के रूप में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करना अपनी दौलत को धीरे धीरे खत्म होने देना है। हमें अपनी बचत को ऐसी जगहों पर निवेश करना सीखना होगा जहां से मिलने वाला रिटर्न महंगाई दर से ज्यादा हो। ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट या सोना हो सकता है। निवेश करना अब कोई विलासिता नहीं बल्कि अपनी दौलत को महंगाई से बचाने के लिए एक जरूरत बन गया है। अगर आप अपने पैसे को काम पर नहीं लगाएंगे तो महंगाई उसे खा जाएगी। दूसरा सबक है एक स्थिर और विविध पोर्टफोलियो का महत्व। रुपए की कहानी में हमने सोने और चांदी के बीच का संघर्ष देखा। हमने देखा कि कैसे एक धातु पर अत्यधिक निर्भरता ने पूरी अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया था। यही सिद्धांत हमारे व्यक्तिगत निवेश पर भी लागू होता है। हमें कभी भी अपना सारा पैसा किसी एक ही जगह पर निवेश नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई एक स्टॉक हो, सिर्फ प्रॉपर्टी हो या सिर्फ सोना हो। इसे ही विविधकरण या डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। हमें अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास जैसे कि इक्विटी, डेट, सोना और रियल एस्टेट में बांटकर इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे जोखिम कम होता है। अगर एक क्षेत्र में मंदी आती है तो दूसरा क्षेत्र आपके पोर्टफोलियो को सहारा दे सकता है। ठीक उसी तरह जैसे एक स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए एक संतुलित मौद्रिक नीति जरूरी है, वैसे ही एक स्थिर वित्तीय भविष्य के लिए एक विविध निवेश पोर्टफोलियो जरूरी है। तीसरा सबक हमें सिखाता है कि हमें अपनी मुद्रा
और अपनी अर्थव्यवस्था की समझ होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने उस जटिल आर्थिक प्रणाली को इसलिए समझा क्योंकि उन्होंने उसका अध्ययन किया। आज के दौर में भी हमें आर्थिक साक्षरता की बहुत जरूरत है। हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि रिजर्व बैंक की नीतियां कैसे काम करती हैं, ब्याज दरें घटने या अधिक होने का हमारी EMI और हमारे निवेश पर क्या असर होता है, और देश दुनिया की आर्थिक खबरें हमारे व्यक्तिगत वित्त को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। जब आप इन चीजों को समझने लगते हैं तो आप बेहतर वित्तीय निर्णय ले पाते हैं। आप अफवाहों और गलत सलाहों से बचते हैं और अपने भविष्य के लिए एक मजबूत योजना बना पाते हैं। ज्ञान ही सबसे अहम शक्ति है और आर्थिक ज्ञान आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आप चाहे तो हमारे चैनल नॉवेल हिंदी ऑडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषय आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पर्सनल फाइनेंस पर एक विस्तृत ऑडियो बुक बनाएं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चौथा और अंतिम सबक है दूरदर्शिता और दीर्घकालिक सोच का। डॉक्टर अंबेडकर ने जो समाधान सुझाए वे केवल तात्कालिक समस्या को हल करने के लिए नहीं थे, वे दूरदर्शिता से भरे हुए थे और उन्होंने आने वाले कई दशकों के लिए भारत के आर्थिक भविष्य की नींव रखी। इसी तरह हमें भी अपने वित्तीय जीवन में छोटी अवधि के लाभ के बजाय लंबी अवधि के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शेयर बाजार के रोज-रोज के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं चाहिए। हमें एक अच्छी वित्तीय योजना बनानी चाहिए और उस पर अनुशासन के साथ टिके रहना चाहिए। बचत और निवेश एक दिन का खेल नहीं, बल्कि ये एक मैराथन है। जो धैर्य और अनुशासन के साथ इस रास्ते पर चलता है, वही अंत में एक समृद्ध और सुरक्षित वित्तीय जीवन प्राप्त करता है। रुपए की ये कहानी सिर्फ एक मुद्रा की कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्र के आत्मसम्मान के मुकाबले की कहानी है। ये ज्ञान की उस शक्ति की कहानी है जो विशाल विशाल साम्राज्यों की नीतियों को चुनौती दे सकती है, और ये उन सिद्धांतों की कहानी है जो आज भी हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है। डॉक्टर अंबेडकर की ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपने आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था की मांग करनी चाहिए जो पारदर्शी हो और आम आदमी के हितों की रक्षा करे। ये हमें सिखाती है कि एक स्थिर रुपया केवल एक आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि एक मजबूत और न्यायपूर्ण राष्ट्र की पहचान है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये यात्रा समाप्त होती है। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ऐतिहासिक किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के पन्नों से गुजरते हुए रुपए के जन्म से लेकर उसके विकास और संघर्षों की कहानी को जाना। ये ऑडियो बुक यही समाप्त होती है। यदि आपको ये ऑडियो बुक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के सारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे के ऑडियो बुक के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।